बहुत बोला उन्हें हाल पर, तो बोल रहा है कि नहीं आंटी वो मोबाइल छोड़ कर गए। फिर उठी तो मैं बाबू के मोबाइल पर फिर एक दूसरा लड़का उठाया, वो बोला कि आंटी वो तो कौन करने गए। फिर मैं बोली कि सही है बच्चे, मोबाइल छोड़ कर कभी नहीं बंद करना चाहते, तुम झूठ बोला, तुम सही सही बताओ क्या हुआ है। तो बोला कि नहीं आंटी वो बंद करने गया है, और उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मैं लगी रोने, फिर बोला कि आंटी आप आ जाओ कटिहार, कटिहार आ सकती है। मैं बोली कि मैं आ जाऊंगी, कटिहार आ जाऊंगी, लेकिन उनका पड़ जाऊंगी। तो अब बेटा कहाँ पड़ा, मैं बाबू से बात कराऊं, तो बोल रहा है कि थोड़ा तबियत खराब है आप आ जाए। मैं लगी रोने की तबियत खराब नहीं है, मेरे बच्चे को बाहर दिया था। उसके बाद मैं गई यही रोने लगी, पूरा दुनिया वो सब फेसबुक के जरिए डाल दिया था, लेकिन हमको कोई पता नहीं था कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है। फिर उसके बाद मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, सबको मेरे गांव के लेकर के हम तो गए वहाँ कटिहार पे, कटिहार गए 9 बजे सबको लेकर गए, 8 बजे करीब हमको वहाँ लेकर के पहुँचे लोग, 5-6 गाड़ी से वहाँ कटिहार में गए लोग। वहाँ जाकर मेरे बच्चे इमरजेंसी वार्ड में मरा पड़ा है। मैं तो होश हो गई, मैं लगी चिल्लाने, मेरा तो कोई होश नहीं था, और मैं ये नहीं चाह रही थी कि मैं अब जीऊं। जिस देश मेरे जीने के सहारे तो सब खत्म हो चुका था कटिहार में, अब तो मेरे जीने के कोई सहारा भी नहीं है। मैं अपने सवाल को कमाते उनके हाथी का चूना बनाई, बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ हासिल नहीं हुआ, मेरा बच्चा भी दुनिया से चला गया, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब आप ही लोग बताइए, मैं लास्ट रोड में आई हुई है दिल्ली में, ये लोग बताया कि आंटी आके यहाँ आई हो, तो मैं यहाँ आई हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हर जगह के दरवाजे खटखटा कर मरता हूँ, कहीं से कुछ इंसाफ मिलने का मिल नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे बच्चे के साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आखिर क्यों मारे थे मेरे बच्चे को, आज तक अफवाह करी भी मेरे पास कोई खबर नहीं किया कि तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा। मैं आपका बच्चा अफवाह करी करोगी थी, वो माँ बाप था, अफवाह करी माँ बाप था, उसको भी माँ बाप बना कर अपने बच्चे दी थी। मेरे बच्चा की जिंदगी से गए, उसके दिन बाद कॉलेज में पार्टी था, वो अपने पार्टी बनाने के लिए मेरे बच्चे को जल्दी वहाँ से हटाया था, और हटवा कर अपना साकरी पार्टी बनाया। लेकिन आज तक साकरी कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हारे बच्चे के साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, कौन मारा। किसी को इंसाफ मिले मैं गाँव में भटकते फिर मेरे बच्चे भी इंसाफ मिले, और 2 महीना होने वाला है, कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बस वही एक मेरा इकलौता पैसा है बेटा था, वही एक चिराग था, उस चिराग को भी उन लोगों ने बुझा दिया। अब हम लोग जीने का सहारा खुद बुढ़ापा के लाती तो जब हमने कर दिया सब, अब हम लोग किस वजह से किस तरीके से जिएंगे, उनको जीने का सहारा चाहिए, मेरे जीने का कोई सहारा नहीं। मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त कर रही थी, आप लोग कोशिश कीजिए कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, और हमें ऐसा परिवार तो कोई कुछ नहीं बताया कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। वो समझ रहा है मैं बहुत पैसा वाला हूँ तो उसको दबा दूंगा। मैं जिस दिन रात को वहाँ चिल्ला रही थी, कल रात रहे थे मेरे बच्चे के पास, तो वहाँ के लोकल लोगों ने हमसे बताया कि ये बहुत ज्यादा नवा केस है, भाई जी आप सबर कर जाओ। बीवी फातिमा ने जिस तरह से सबर की उस तरह से आप भी सबर कर जाओ। मैं बोली कि मैं तो सबर कर लिया, मैं अपने बच्चे को इमरजेंसी वार्ड में कर दिया। उस बार से फिर उसके बाद से मैं इमरजेंसी वार्ड में फिर मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो औरत आकर के हमसे बोली कि बहन जी आप सबर कर जाओ, कॉलेज में ये हमेशा घटना
घटना होता है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता। आखिर क्या वजह है ये घटना होता है? और मेरा बच्चा क्या किया था, क्या मेरे साथ ऐसा हुआ? मेरे बच्चे भी आ गया था, मेरे जीने का सहारा भी छीन लिया था। हम लोगों के जीने में कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं है, बस वही एक लौटा मेरा चिराग था, वो भी बुझा दिया था। अब तो मैं रोते रोते मेरा अपने बच्चे को लाते, कुछ पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला है, उनके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, दौड़ते फिर रही हूँ, कहीं से कुछ इंसाफ देगा, लेकिन कहीं से कुछ इंसाफ नहीं मिला है। अब लास्ट में मैं दे लिया। मेरा नाम फासिल हुसैन है। मैं डॉक्टर फयाज का ब्रदर हूँ। एक्चुअली चाहिए था पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना, लेकिन वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, अगर मैं 10 से 12 मैंने क्वेश्चन कुछ लिखे हैं, अगर मैंने पूछा है पुलिस से तो वो जवाब नहीं देती है। बस बेसिक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए किसी रूम में किसी का मर्डर हो जाता है तो बेसिक है कि उस रूम को सील किया जाना चाहिए, और आज तक वो रूम सील नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी प्रभावित है उस कॉलेज मैनेजमेंट से, कितनी प्रभावित है कि वो रूम को सील नहीं करती है। और एक लड़का था सैफ रहमान, जो भाईजन का कार का की रखा हुआ था, 2 पर्स रखा हुआ था और बाकी सामान थे उसके पास। अब पुलिस ने एक बार भी उससे क्वेश्चन नहीं किया कि आपके पास सामान कैसे है, एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा। जब हम लोगों ने पुलिस को बोला कि ये ऐसे मामला है, एक बार अम्मी और अब्बू गए हुए थे वहाँ पे, एसपी से मिले, एसपी से बोला कि वो लड़के के पास की था, पर्स था, ATM कार्ड था, सब उसी के पास था, ऐसा क्यों आपको चाहिए था कि आप अपने कस्टडी में लेते? तो बच्चा ठीक है, कौन है वो? सैफ रहमान, अभी उठा के लाओ। तो आयु गया, वो घूम के वापस आ गया। उसको मालूम पड़ा कि वो सैफ रहमान किसी IG का लड़का है, तो टच ही नहीं कर सकते उसको। IG का लड़का हो या किसी का भी लड़का हो, अगर उसने ऑफेंस किया है तो ही शुड बी कॉट नो फॉर एनी रीजन। अगर उसने मर्डर किया है या वो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है तो उसको पक्का पकड़ा जाना चाहिए। नहीं किया उन्होंने, ना रूम सील किया, ना आज तक मैनेजमेंट ने एक बार भी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया पेरेंट्स के साथ कि आपके लड़के के साथ ऐसा हो गया। तो अशफाक करीम को किस बात का डर है भाई? उतना किस बात का डर है कि फैमिली से एक बार नहीं मिलता है? ना किसी मैनेजमेंट के किसी एक शख्स ने फैमिली को कोऑर्डिनेट करके बताया। आप ही बताइए, अगर आप एडमिशन लेते हैं, चाहे UME में हो या फिर NU में हो, कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो आपको उसमें देना पड़ता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आपके गार्जियन का नंबर, आपके पेरेंट्स का नंबर। तो वो देने का मतलब क्या है? फिर तो बेकार है देना। कॉलेज नहीं एक बार मतलब इंफॉर्मेशन नहीं देता आपको कि आपके लड़के के साथ ऐसा हो गया। इतना बड़ा कॉलेज जहाँ 2 लाख रुपया वो हॉस्टल का लेते हैं, कैमरा नहीं लगाते हैं। आपको पूरे कॉलेज में एक कैमरा नहीं मिलेगा, ताज्जुब की बात है। जो NET का एग्जाम निकालने के बाद आप 42 लाख रुपए देते हैं PG करने के लिए, वहां पर एक आपको कैमरा नहीं मिलेगा। अगर कैमरा मिलेगा तो ये सब काम कैसे होगा? वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं, मेरा बोलने का मतलब नहीं है, वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि आज से नवा केस है। ये हम लोगों ने बताया तो हमको नोटिस दे दिया जल्दी से अस्पताल। समाज में मेरी इज्जत है, अभी मैं राज्यसभा का मेंबर बना हूँ और मेरी नेम सेम पे आप लोग प्रहार कर रहे हैं, तो आप माफी मांगे। उस इनकलाब न्यूज़पेपर जो है वहाँ पे पटना में, तो उनको भी फोन करके धमकी दिया है। बोलता है कि आप ऐसे क्यों छापती है, आप आइए मेरे घर पे मिलिए, उनसे बोला। वो लड़की मुझे फोन करके बोलती है कि मुझे अशफाक करीम ने धमकी दिया फोन करके। मतलब फिर वो धमकी देने का क्या मतलब है? मतलब आप अगर मेरा कॉलेज मेरे अंदर में पढ़ रहे हैं आप, तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपका टेक केयर करूँ, जैसे स्टूडेंट का टेक केयर करूँ। इसमें डरने की क्या बात है? अगर आपने ऑफेंस नहीं किया, आपने ये इसको अंजाम नहीं दिया, तो आपको डरने की क्या बात है? वहाँ पर जो पहले दिन 20 तारीख को जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो अपने बयान में क्या बोलता है, KMC न्यूज है कटिहार में, और उसके जरिए से क्या बोलता है कि उसको पूछा गया कि आपको कैसे मालूम पड़ा उसके बारे में, तो वो बोलता है कि 2 लड़के थे, अमित गुप्ता और आमिर, उसके रूम में गए थे कि उन्होंने देखा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाया, उसने DD लगता है मॉर्निंग में, लगाया नहीं है, तो देर हो गया था। वो लोग गए, देखा तो रूम आधा खुला हुआ था, वो अंदर गए तो देख रहे तो बेड से लटका हुआ है। जब बेड से लटका हुआ था, आगे खून था और जो ड्रेस थे मतलब कर्टन जो थे उसपे भी खून थे। तो उन्होंने देखा तो उसको हिलाया तो वो हिले नहीं, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो चिल्लाने लगे तो काफी लोग आ गए।
आने के बाद वो लोगों ने इमरजेंसी लेके गए, वहाँ पर बहुत ट्राई किया लेकिन सेव नहीं कर पाया, उसका स्टेटमेंट है। लेकिन उसमें एकदम मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। एक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट विदाउट इन्वेस्टिगेशन अगर वो बोलता है कि ऐसे से हुआ, तो क्योंकि मैंने भी अपोलो में काम किया 3 महीना, मुझे भी पता है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट क्या होता है, उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उसको कैसे पता करने के बाद उसको कैसे मतलब मीडिया में आना चाहिए, कैसे मैसेज देना चाहिए, उसने तो मैसेज नहीं दिया, इस तरह से उसने जवाब दिया। लेकिन इसी में मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए तो उसने नहीं किया, हम लोगों ने किया। मैं और अम्मी ने कॉल किया अलग अलग करके, आमिर को भी कॉल किया, अमित को भी कॉल किया। हमने पूछा कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि ऐसा हादसा हुआ, तो वो अमित को क्या बोलता है कि नहीं कौन, मैं अटेंडेंस लगाने के लिए नहीं गया था, मैं तो नीचे आया कार की चाबी लेने के लिए कि मुझे घर जाना था, मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी। या फिर वो लड़का झूठ बोल रहा है या मेडिकल सुप्रिटेंडेंट झूठ बोल रहा है। बाद में वो बोलता है, फिर हमने आमिर से बात किया तो आमिर बोलता है मैं कॉरिडोर में झाड़ू लगा रहा था, तो अमित गुप्ता मेरे पास आया, बोलता है कि फयाज रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मुझे चाबी चाहिए था, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना, वो भी यूपी में कोई चाबी दे देगा क्या, झूठ बोलता है वो भी। फिर बाद में हमने मालूम किया कि अम्मी भी वहाँ 17 दिन रही है, अम्मी ने किसी को नहीं देखा कोई स्टूडेंट झाड़ू मारता है कॉलेज में, ना रूम में मारता है ना कॉरिडोर में मारता है, क्योंकि वहाँ मेड आती है, तो वो झूठ बोल रहा है, मतलब उन्होंने होमवर्क नहीं किया, जो मन में आया वो बोलते जा रहे हैं। ना मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने किसी बात का इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने न्यूज रखा, ना ये स्टूडेंट्स झूठ बोल रहे हैं, ये कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। पहले तो लोग सामने आते भी थे बोलने के लिए, मतलब कुछ बात कर रहे थे अमीर से अबू से, लेकिन अब तो वो लगता है पता नहीं किस बात से डर गए हैं कि वो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते। हम कॉल पे कॉल कर नहीं आता, तरह तरह के डाइवर्ट करते हैं। एसपी साहब 15 से 20 दिन पहले बोल रहे थे कि केस के बहुत नजदीक पहुंच गया हूँ, 3 से 4 दिन में आपको मैं बता दूंगा कि किसने मर्डर किया। बाद में वो लगे डाइवर्ट करने के लिए, प्रेशर उनके ऊपर भी आ गया, डाइवर्ट करने लगे। वो बोलते हैं कि कभी बोलते हैं कि ड्रग्स का मामला था, कभी बोलते हैं कि ये गांजा। अब वो वहाँ पे नए डीएसपी साहब आए हैं, जैसे हम एसपी साहब से मिलने के लिए बने थे, 12 तारीख को ज्वाइन करने वाले थे, तो हम लोगों ने डीएसपी साहब से मिला, उन्होंने बोला मतलब वो भी अच्छा 1 घंटे हमसे बात किया, उन्होंने बोला ठीक है आपको क्या क्या पॉइंट पे शार्टें मुझे लिख के दे दिए, मैंने लिख के दिया, बाकायदा है मेरे पास, उसमें भी 10 से 12 पॉइंट जो भी है मैंने लिख के दिया है। इससे पॉइंट पे अगर इन्वेस्टिगेशन करें 100% आपको मिल जाएगा फ्यूज। इसने मतलब साजिश की तरह मारा, आखिर को मारे सकता है, और ये भी गारंटी नहीं कि रूम पे मारा है ना। पुलिस अपने इन्क्वेस्ट रिपोर्ट जो होता है ऑन द स्पॉट तो ये नहीं लिखा है कि हम लोगों को रूम में बॉडी मिली है, उन्होंने लिखा है इमरजेंसी वार्ड, वहाँ पे ये लिखा है। तो बहुत सारे सवाल है जो मैंने पूछा था, जो डीएसपी उनके वहाँ पे मैं बहुत सारे पॉइंट बोल रहा था, मैंने कहा रूम सील नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो जो आईओ ऑफिसर है अरविंद कुमार, वो वहाँ पे बैठ कर चश्मा नीचे करके मुझे ऐसे देखता है, लग रहा है अभी बाहर निकलूंगा तो मुझे मार देंगे, ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं वो कितना प्रभावित है, बहुत ज्यादा प्रभावित है, एक से एक। उस एरिया में तो मुझे जाने से हम लोग को डर ही लगता है कटिहार में, कब क्या हो जाए। मुझे शक है कि मेरा मोबाइल, अम्मी का मोबाइल टेप हो रहा है, आवाज गड़गड़ाता है, सिर्फ हम दोनों में आवाज गड़गड़ाता है और किसी का नहीं। मेरे मोबाइल में 2 नंबर है, एक पे नहीं गड़गड़ाता, एक पे गड़गड़ाता है, 2 नंबर मैंने हर जगह दे रखा है। जितने भी मैंने आवेदन दिए हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, 30 से 25 जगह मैंने आवेदन दिए हैं। सीएम साहब को मैंने 4 बार आवेदन दिए हैं, गवर्नर को मैंने 2 बार दिया हुआ है, हम लोग डीएसपी से मिले, हम लोग आईजी को दिया मैंने, ह्यूमन राइट कमीशन डायरेक्टर जनरल को मैंने दिया एप्लीकेशन, कहाँ नहीं एप्लीकेशन दिया मैंने, डीजीपी से मिले हम लोग, फेस टू फेस मिले, आलोक राज जी है एडिशनल डीजीपी, उनसे मिले हम लोग। सब लोग बात ही कर रहे हैं कि अरे हाँ मामला तो है, हो सकता है, हाँ, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एकदम क्लियर है कि मर्डर है, तो फिर बाद में ये एकदम घुमा रहे हैं किसी भी बात को, कोई मोटे का नहीं आ रहा, कोई इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हो रही है, वहाँ से नहीं है। बस हम किसी भी तरीके से चाहते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो जाए या कोई हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन एसआईटी हो जाए, तो इस बात का एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी। ये तो 100% की मैनेजमेंट ने किया है, 100%। उसके बाद में मशहूर अहमद उस्मानी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टेडियम के प्रेसिडेंट को गुजारिश करता हूँ कि आप बता सकते। ये
पूरा मामला जो आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, ये पूरा मामला है जो कि कटिहार में स्टूडेंट फैयाज आलम थे, उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बिना पर वहाँ पर किसी तरह का कोई बड़ा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ रहा है। उसके बिना पर आज ये उनकी माँ आई हैं, फैयाज की माँ आई हैं, यहाँ पर अपनी बात कर रखी है। उसके बाद आप सुनिए मस्कुर अहमद उस्मानी जो कि एमए के प्रेसिडेंट हैं, वो आपको बता रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, और उसके बाद अचानक उसकी माँ को अगर ये खबर लगे कि आपके बच्चे के साथ जो है ये हादसा हो गया है, आपके बच्चे ने किसी ने मर्डर कर दिया है, मैं ये मानता हूँ कि इससे दर्दनाक हादसा, इससे दर्दनाक बात, इससे दर्दनाक मैसेज किसी भी माँ के लिए या किसी भी फादर के लिए, किसी भी भाई के लिए, किसी भी बहन के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए इससे दर्दनाक मोमेंट नहीं हो सकता। मेरी बात अम्मी से हुई इस हादसे के 4 दिन बाद, जब पूरा इंसिडेंट हम लोग के सामने आया। फिर उसके बाद हमने अम्मी से बात करने की कोशिश की। 3 दिन गुजर गया, चौथे रात को मेरी बात हुई अम्मी से। मैंने बात किया, पूरा डिटेल मालूम करने की कोशिश की। लगभग 45 मिनट मेरी अम्मी से बात हुई। आप यकीन मानिएगा, 45 मिनट में 20 मिनट लगातार अम्मी रोती रही, लगातार 20 मिनट रोती रही, और बाकी इन लोगों ने कम कर दिया, मर्डर कर दिया, मुझे इंसाफ दिला दीजिए। उसके बाद हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाजी मार्च निकाला। फिर उसके बाद जो है जामिया में कुछ साथियों ने, मीरान भाई वगैरह और भी लोगों ने जो है मिलकर यहाँ पे भी एहतजाज किया। जगह जगह एहतजाज हुआ। अम्मी ने पटना की सड़कों पर कुछ आई, साथ में जो एसआईओ के जितने भी साथी हैं पटना रीजन के, उन सब लोगों ने साथ दिया। लेकिन मामला यह है कि 2 महीना होने जा रहा है और अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। सामने एक चीज आई है और वो बहुत शर्मनाक है। एक राज्यसभा का मेंबर एक लेटर ये भेजता है अपने बड़े इंसिडेंट पे कि मैं एक राज्यसभा का मेंबर हूं और ये कॉलेज मेरा है, मैं इस कॉलेज को चलाता हूं, और आप अलग अलग जगह कैंडल मार्च कर रहे हैं, एहतजाजी मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, इससे मेरी छवि धूमिल हो रही है। कितने शर्म की बात है कि आप हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठे, अपर हाउस में बैठे हैं, और इस तरह का लेटर आप एक मां को भेज रहे हैं जिसने अपना एक बच्चा खोया, आपके कॉलेज में खोया। ये क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपके कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल है उसमें एक स्टूडेंट मर जाता है, उसको मार दिया जाता है, और अभी तक उसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, न ही एसआईटी लेवल पे कोई जांच कदम की गई, न ही सीबीआई इंक्वायरी की कोई बात हुई, कुछ भी बात नहीं हुई है। चीजें बस एक हुई है कि वहां के एसपी को ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे पता नहीं कि किस प्रेशर के अंदर इसको ट्रांसफर किया गया है, लेकिन एक बात साफ है, साफ ये है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो है स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। ये कंप्लीटली जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड है और जानबूझकर ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें हाई लेवल इंक्वायरी की डिमांड हम करते हैं, और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लीगल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी तमाम लोग हैं, मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि 2 महीने हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ इस केस के अंदर, तो सब लोग कम से कम लीगली तो हेल्प करें, उनकी मैक्सिमम लीगल हेल्प करें, और साथ ही साथ कि हिंदुस्तान में कोई भी लड़ाई जो है सिर्फ लीगल नहीं लड़ी जाती है, यहाँ पे सड़कों पे भी उतरना पड़ता है। तो मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन से अपील करूंगा, तमाम स्टूडेंट से अपील करूंगा, देश के युवाओं से अपील करूंगा कि डॉक्टर फैयाज हमारी और आपकी तरह एक स्टूडेंट था जिसको इन लोगों ने मार दिया। अगर उसके हक की आवाज अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो देश के युवाओं से मेरी यही अपील है कि डॉक्टर फैयाज मरहूम के लिए जगह जगह जो है कम से कम एक सॉलिडिटी में हम लोग जो है कुछ न कुछ प्रोटेस्ट करें, कैंडल मार्च करें, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे में हो सके इस आवाज को उठाएं। साथ ही साथ लीगल हेल्प के लिए जो भी लोग अगर हेल्प करने में आगे आना चाहते हैं वो डायरेक्टली अम्मी से कांटेक्ट करें। फैयाज भाई के ब्रदर इन लॉ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग लगातार टच में हैं। और साथ ही साथ जो एमपी राज्यसभा है, जो वहाँ के कॉलेज के हेड हैं, डायरेक्टर हैं अशफाक करीम साहब, अशफाक करीम साहब इस बात को कान खोल कर सुन लीजिए कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और आपसे माफी
इस देश का छवि धूमिल हो रही है, आप माफी मांग लीजिए। आप मीडिया को प्रेशराइज करते हैं, ये चीजें नहीं होने देंगे और आपको माफी मांगनी पड़ेगी, जवाब आपको देना पड़ेगा। कॉलेज आपका है, आप उस कॉलेज को रन कर रहे हैं। मैनेजमेंट का कोई भी इंसान, कोई भी आदमी अभी तक घर वाले से कांटेक्ट नहीं किया है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है, किन हालातों के अंदर जो है क्या नाम है उनकी मौत हुई है, उनको मारा गया, किस तरह से उनको प्रेशराइज किया गया, किस तरह से उनको डिप्रेस किया गया कॉलेज के अंदर। ये कोई पहली बात नहीं है। जब वो एमबीबीएस के फाइनल ईयर में थे तब भी उनके साथ ऐसे वारदात सामने आए, उनको 2-3 नंबर से फेल किया गया जानबूझ। ऐसा ये कर लिया, प्राइवेट नहास माला से गुजारिश करता हूँ चंद मिनटों में अपनी बात है। साथियों, ये बहुत अफसोसनाक बात है। तो हम माइक में चल हटा दीजिए, फोटो पीछे नहीं दिख रहा, चल रहा था, हटा दीजिए। इससे जमा होते हुए गुज़श्ता साल में भी हम बहुत सारे दर्दनाक स्टोरियों के ऊपर गौर कर रहे थे और अब जब हमारे पास डॉक्टर फयाज के फैमिली आते हैं, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे एक फैमिली को हम यहाँ लाए हैं बस इसलिए कि जब पटना में, बिहार में जब मीडिया पर्सन को सामने उनकी सारी बातें रखने के लिए वो लोग जा रहे थे, खुद पुलिसमैन अपने जो मफ्ती पे आकर उन्हें गुमराह कर पुलिस स्टेशन में लेके चले गए। इतना दबाव है पुलिसमैन के ऊपर कि मीडिया पर्सन से बातचीत करने का भी मौका नहीं दिया जाता। एवं धमकी वही भाषा से एक राज्यसभा मेंबर अशफाक करीम को एक लेटर भिजवाता है और उनके जो साथियों, उनके साथ जो पढ़ रहे थे, एक भी साथी ये फैमिली से मिलने को अभी तैयार नहीं है। तो वन ऑफ द टॉपर्स में थे हमारे जो मरहूम डॉक्टर फयाज साहब। अभी आप बस देखिए जो वहाँ के जो सुविधाओं को लेकर, फैसिलिटीज को लेकर बार बार वो शिकायत कर रहे थे वहाँ का जो मैनेजमेंट से, और अक्सर बेशतर उनके पास से ऐसा एक मनफी जवाबात भी मिलते रहती। अभी तो मर्डर तो साफ हमारे सामने आ गए हैं, तो मर्डर है, लेकिन अब फिलहाल पुलिस के जो कार्रवाई और पुलिस के जांच और कोई पूछताछ इस जिम्मे में अभी तक कुछ नहीं हुआ। और फिर भी हम इंसाफ की बात तो कर रहे हैं, इंसाफ मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलनी चाहिए। जैसा कि नजीब के इश्यू में हम खुद जानते हैं, तो पुलिस तैयार नहीं थे और पुलिस जब FIR करते हुए जो बस एक मिसिंग केस के रूप में FIR लिखवाया। और ये होना चाहिए था कि जो मारपीट की जितनी स्टोरी आई उसको जो छुपा के रखा गया, और साथों साथ हम सब जानते हैं फिर बाद में अभी जो CBI गुज़िश्ता महीने में, गुज़िश्ता हफ्ते में जो रिपोर्ट पेश की, उसमें साफ साफ वो कहते हैं तो कोई ऐसा कोई झगड़ा की कोई संदेह भी नहीं है, वहाँ ऐसा कोई माहौल भी नहीं था। और जब डॉक्टर फयाज के इशू में हम आते हैं, हमारे सामने ये बात आती है कि इस ज़िमन में जो जहाँ तक नजीब के मामले में हम कुछ न कुछ कर रहे हैं और कुछ न कुछ हमारे जो हाथ से जो हुआ है और हमारे मखदूमियत से अंदर जो कुछ हमने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा रहा, लेकिन इस ज़िमन में अभी तक कोई पहल नहीं रहा। मैं तमाम तंजीमों से, तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से और ख़ास तौर पर हमारे बहुत सारे कैडर्स यहाँ मौजूद है, इसको एक बड़ा इशू बना के पूरे देशवासियों के सामने रखना होगा। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेंगे तब तक हमारी जो इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। और इस ज़िमन में हमारे जो सहयोग और हमारे ताउन डॉक्टर फयाज के फैमिली के साथ रहेंगे। इन चंद बातों के साथ तो हम दिफा करते हैं। तो आपको दवाना नहीं, हम बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। इंशाअल्लाह गिरफ्तार रहेगा और इस बात के बाद ये हटा दे, फोटो हो जाएगी, हटा दे, नीचे हटा दे, फटाफट। हाँ हाँ, बस 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 बस।